हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8 ऑफ यूनिट 9 दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ओके, सो मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये सजेस्ट होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि देखो हम पढ़ते जा रहे हैं बट हमें ये नहीं एक्चुअल पता होता कि किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हमारा जो हार्डवर्क होता है वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो साइड बाय साइड आपको पता भी होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो हमारे एग्जाम से लिंक रख रहा है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया है, ट्राई करना, क्वेश्चन आंसर आपका देना है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया 1881। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे कोई एक्ट हो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, उनके जो डेट्स हैं, कब वो इनेक्ट हुए थे, कब वो फोर्स में आए थे, इन दोनों डेट्स को आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो इसको लिख लेना। इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर वैलिड नहीं है। द एक्ट ऑपरेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि जो ये एक्ट है ये किन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो ये प्रोविजन करता है सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्ट जो है वर्क करता है। एनेक्टेड ऑन 9 दिसंबर 1881। तो ये एक्चुअल डेट इसकी कौन सी है, 9 दिसंबर 1881 को इसको एनेक्ट कर दिया गया था। और कमेंस कब हुआ था, 1 मार्च 1882। तो दोनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब इसको एनेक्ट किया गया था, 9 दिसंबर 1981 को, और कमेंस कब किया गया था, 1 मार्च 1982 को। ओके, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A, तो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट अगर 2019 की बात करो तो स्पेशली सेक्शंस पूछ रखे थे कई क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शंस का भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। ओके, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या तो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट हम पे कर रहे हैं आइदर टू द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, और बियरर मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। पर्सन चाहे कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको कभी किसी ने चेक काट के दिया होगा, ठीक है, अब नाम दे दो चेक के ऊपर, कोई ये तो नहीं है कि वहां जाके आपसे मांग रहे कि आधार कार्ड दिखाओ ये दिखाओ, नहीं, वो एक बियरर चेक होता है कि कोई भी जाके पैसे निकलवा सकता है। ठीक है, तो एक ऑर्डर और चेक कौन सा होता है कि जिसपे आप स्पेसिफिक नेम मेंशन कर दो कि इसी पर्सन को ही अमाउंट मिलेगा अगर आप बैंक में जाके निकलवाओगे तो। ठीक है, तो एक ऑर्डर या बियरर। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि यह प्रोमिस, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। अब सिर्फ ये समझ लो कि एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर वेदर द वर्ड ऑर्डर और बियरर अपीयर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट और नोट, कि ये चाहे उस इंस्ट्रूमेंट्स पर अपीयर हो या ना हो। ठीक है, as such documents like share warrants payable to bearer, debentures payable to bearer and dividend warrants are negotiable instruments। so most important point है फ्रेंड्स कि शेयर वारंट्स, कई बार क्या होता है हम डेफिनेशन को पढ़ के ये सोच लेते हैं कि सिर्फ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक सिर्फ यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जिसको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके, किसी दूसरी पार्टीज को। शेयर वारंट्स जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर्स जो है पेबल टू बियर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिविडेंड वारंट्स आर आल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट द मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, डिपॉजिट रिसीट्स, शेयर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जनरली क्वेश्चन आ सकता है, सो इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी। The possessor of the negotiable instrument is presumed to be the owner of property contained therein। ठीक है, अब मान लो किसी ने मुझको चेक दिया 5 लाख रुपए का। अब मान लो कि जिसने मेरे को चेक दिया, अब वो जो 5 लाख रुपए है उसका ओनर कौन कहलाएगा, मैं, क्योंकि अब वो चेक मेरे पास आ चुका है। अगर मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा अब वो
उन 5 लाख रुपए का मालिक कौन है, जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ही उस प्रॉपर्टी का क्या है, मालिक है। ओके, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डजंट मेनली गिव पोजेशन टू द इंस्ट्रूमेंट बट राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो। सिर्फ ये पोजेशन नहीं देता, उसके ऊपर राइट भी देता है। ओके, टाइटल, द टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द ट्रांसफरी, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफरी। ओके, जो ट्रांसफरी है, मान लो किसी ने मुझे 5 लाख का चेक दिया, मैंने किसी को गुड सप्लाई किया, अब वो जो चेक है उसके ऊपर मैं मान के चलूंगा मैं क्या हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस जो इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है वो क्या है, वो मुझे बेटर टाइटल में मिला है। ठीक है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, हो सकता है उसको कहीं से मिला हो चेक, लेकिन मुझे बेटर टाइटल में वो मिल रहा है। ठीक है, तो मैं गुड फेथ के अंदर उस चेक को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल जो है, मेरे पास जो टाइटल आएगा वो बेटर टाइटल होगा। मेरे को क्या कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ए बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑन द पार्ट ऑफ ट्रांसफरर। कि अगर ट्रांसफर के पास वो चेक है, कहीं से भी आया हो, चाहे उसने कुछ धोखाधड़ी से किसी से लिया हो, लेकिन मेरे को जो मिल रहा है वो बेटर टाइटल के अंदर मिल रहा है, तो मैं इसके ऊपर केस भी कर सकता हूं अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो। राइट्स, अब ट्रांसफरी के पास राइट क्या है, ट्रांसफरी कौन है, जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है। ठीक है, दिया है किसी ने, ट्रांसफर होता है जो ट्रांसफर कर रहा है। द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू इन हिज ओन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर मान लो कि किसी ने मुझे चेक दिया और मैं चेक बैंक में लगाया और वो चेक जो है कैंसिल हो गया, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस पर्सन के खिलाफ स्यू कर सकता हूं, केस कर सकता हूं इस चीज के रिगार्डिंग। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स मैच्योरिटी। अगर मान लो 3 महीने की डेट है तो मैं कितनों भी जनों को वो ट्रांसफर कर सकता हूं। मान लो मैंने किसी से, मेरे को 3 लाख का पेमेंट मिली चेक के थ्रू, अब मेरे को किसी आगे को पेमेंट करनी थी, तो मैं चेक डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूं किसी दूसरे पर्सन को, अगर वो चेक ऑर्डर चेक नहीं हुआ तो। अगर वो बियर हुआ तभी मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। प्रॉम्प्ट पेमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनेबल्स द होल्डर टू एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी ने चेक दिया तो मैं इजीली पेमेंट ले सकता हूं, साथ के साथ क्या कर सकता हूं, पेमेंट ले सकता हूं। ठीक है, बैंक में जाके कैश करवा सकता हूं उसको। बिकॉज ए डिसऑनर मीन्स द ruin ऑफ द क्रेडिट ऑफ ऑल पर्सन हु आर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लो कि अगर मैंने प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं ली, अगर मान लो मेरे को चेक मिला और मैंने उसको काफी टाइम तक होल्ड करके रखा और वो कल को चेक डिसऑनर हो गया, तो इससे कई जनों का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है आगे कितने जनों ने उसको ट्रांसफर करके मेरे को दिया हो। ओके, अगर वो चेक डिसऑनर होता है तो इसका मतलब सबके लिए दिक्कत हो जाएगी, सारी पार्टीज के लिए। Pre-assumption. Certain pre-assumption apply to negotiable instrument. Example है presumption that consideration has been paid under it. कि अगर negotiable instrument के अंदर कुछ पहले से assumption लगा के चलते हैं। क्या assumption? कि मान लो कि मेरे को चेक मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ दिया होगा, तभी तो उसने मुझे वो चेक दिया है, पेमेंट करी है। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कुछ कंसिडरेशन पेड करी होगी, चाहे किसी दूसरे पर्सन को भी मिला हो, उसने भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पेड की होगी, तभी उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है। ओके, तो देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, तो ये प्रिजम्पशन होती है। चलिए, अब इनके बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में दिसंबर में, इसका आंसर आपको नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसीडर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए, द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल टिल मैच्योरिटी, दे आर कंडीशनली ट्रांसफरेबल, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू sue ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, बैंक और करेंसी नोट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फॉर द परव्यू ऑफ द एक्ट। ओके, सो इसका आंसर आपको नीचे देना है। आई होप कि अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ढंग से पढ़ी है तो आप इसका डेफिनेटली आंसर करेक्ट ही दोगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। ओके, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।